आवाज मिल पा रहे थे? एक बार बताइए सभी लोग। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। और आज देख सकते हैं कि आज के जो क्लास होगी वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके होंगे। जबरदस्त आपकी क्लास होने वाली है, तो वीडियो पर पूरा बने रहिएगा और बेहतर तरीके से तैयारी करिए और इन क्वेश्चन को रट डालिएगा पूरी तरीके से, ठीक है। नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, नमस्ते। चलिए, क्वेश्चन क्लास के बाद पूछिएगा, सब जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। तो रेडी हैं आप सभी लोग भाई? रेडी हैं तो जवाब दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन कवर करना है, लंबी क्लास होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच 26 जून को बीच लड़ा गया था। यहाँ पर देखिए 45 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1539 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये बिहार के बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान पर हुआ था। गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच में ये स्थल आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें से शेर शाह सूरी की यहाँ पर क्या हुई थी, विजय हुई थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि जहांगीर मुगल सम्राट ने 1605 ईस्वी से भारत पर 1627 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक शासन किया था। चलिए सर, आपकी क्लास ले रहा था, वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि जो मुगल सम्राट है कौन से नंबर का है, तो दोस्तों ये आपका चौथा, मतलब जहांगीर जो आपका था ये चौथा मुगल शासक दोस्तों था। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर 47 को ऑप्शन देना है, हुमायूं, कुतुब शाह या अशोक या नरसिम्हा। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए चार मीनार का निर्माण जो कराया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, एक पॉइंट आपने पढ़ा होगा, है ना, शायद आप पहली बार आपको बता दें यहाँ पर कि जो चार मीनार का निर्माण कराने का भी एक रीजन था दोस्तों। इसका रीजन क्या था दोस्तों कि 1591 में शहर के अंदर प्लेग की समाप्ति हो गई थी, क्योंकि उस समय क्या आ गया था, प्लेग आ गया था। और प्लेग क्या हुआ कि 1591 में प्लेग क्या हो गया, समाप्त हो गया था। तो इस समाप्ति की खुशी में दोस्तों ये चार मीनार का निर्माण बनवाया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दोस्तों कि जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। जात तथा सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपने पढ़ा होगा मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि आपके अकबर ने इसकी शुरुआत किया था दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 49 नंबर में ऑप्शन क्या भरा जाए, तो हुमायूं के उत्तराधिकारी के बाद कौन आया था, आपका अकबर। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हुमायूं ने अपनी सत्ता का पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका शेर शाह सूरी तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पर आपका बहलोल सूरी नहीं है, सिकंदर सूरी है दोस्तों। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सिकंदर शाह सूरी ये सूर वंश का छठा शासक था दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बी हो जाएगा। और इस हार के बाद यह शिवालिक पहाड़ियों में भाग गया था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा राजदूत के रूप में मुगल शासक के दरबार का दौरा किया था। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है थॉमस रो जो आया ये राजदूत के रूप में ये किसके दरबार में आया था। तो ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नंबर जहांगीर, जिसका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों भारत में व्यापार करने की अनुमति को प्राप्त करने हेतु आया था, इसको ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो युद्ध हुआ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी अकबर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये होता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, डेट भी याद रखना है 18 जून, है ना। ये जून महीना बड़ा खतरनाक है, जून महीने में बहुत बड़े संघर्ष होते हैं, याद रखिए। यहाँ पर जो आपका जून महीने में कई ऐसे लड़ाइयाँ हुई हैं जो कि काफ़ी हैं। तो यहाँ पर 1576 ये आपका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुगलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है आपसे पूछा गया है। अच्छा, छुट्टी रही है, मतलब ये है कि गर्मियों में छुट्टी रहती थी पढ़ाई की, इसलिए लड़ाई ज़्यादा होती है गर्मियों में। वेरी गुड, क्या सोच है, यही आइडिया देश को तो आगे ले जा रहा है। चलिए वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं शब्द आपको देखना है। देखो पहला है कि ये पितृ से तैमूर वंश के थे। मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा
असरफसिया के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। तो दोस्तों ये वाला कथन जो आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है ना, याद रखिए यही कथन आपका यहाँ पर गलत है। अदर आपका सही है, क्योंकि बाबर का संबंध अपनी माँ की तरफ से चंगेज खां से था। उज्बेक के लोगों द्वारा बाबर को अपनी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया था, तो इस कारण से भी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अकबर के समय मुगल सम्राट की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी। अकबर के समय मुगल सम्राट की पश्चिमोत्तर जो सीमा थी यहाँ पर क्या थी दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो हिंदकुश है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा हिंदकुश। और ये हिंदकुश कहाँ पड़ता है तो आपको बता दें आपके अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान तक आपकी इसकी सीमा फैली हुई थी दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसने मुगल सम्राट की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन देना है। और वीडियो भैया पसंद आ रहा है हो ना, तो सब लोग लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा कि यहाँ पर इतने लोग जुड़े हैं। और सभी लोगों ने भैया लाइक शेयर जरूर किया है, तो लाइक शेयर सब लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया किसने, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों यहाँ पर जो एक होता है क्या कि कब किया था, तो आपके 1648 में स्थानांतरित किया था और इसका नया नाम दिया था शाहजहानाबाद, दिल्ली बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है महाभारत का फारसी में अनुवाद जो शीर्षक है वो किस नाम से है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दिया है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक। तो यहाँ पर रज्जनामा ऑप्शन जो आपका है बी नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि रज्जनामा भारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। और फारसी में रज्ज का अर्थ होता है युद्ध, जबकि नामा का अर्थ होता है कहानी। तो रज्जनामा का अर्थ क्या हो गया, युद्ध की कहानी। तो दोस्तों याद रखिएगा 1572 में अकबर ने इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में अनुवाद कार्य हो घर भी तैयार करवाया था, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो दोस्तों अकबर के साम्राज्य में दोस्तों क्या क्या शामिल था, तो दोस्तों काबुल भी था, अवध भी था, लाहौर भी था, लेकिन बीजापुर नहीं था दोस्तों, ठीक है, बीजापुर शामिल नहीं था। ये कब हुआ था तो आपके 1666 में। अब 1666 में कौन आया होगा, तो औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था। बीजापुर को औरंगजेब के द्वारा 1666 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला ईरान शासक जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर बताना है आपका 58 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो भैया ईरान का नेपोलियन कहते हैं आपके नादिर शाह को, है ना, नादिर शाह जो कि आंसर है यहां पर आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि किसके शासनकाल में वकील पद को समाप्त किया गया था। यहां पर बताना है क्या हो जाएगा कि वकील पद को समाप्त किया गया, ये किसके शासनकाल में समाप्त किया गया था। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या है, यहां पर जवाब हो जाएगा सी नंबर दोस्तों शाहजहां, ठीक है, मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया था और उस अधिकार को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया था। जजिया कर जो लगाया गया दोस्तों पुनः लगाया था, ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पर जो आंसर आपका है वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है औरंगजेब। इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा औरंगजेब हो जाएगा। और इससे पहले जो समाप्त किया था वो आपके अकबर ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फैजी के दरबार में रहते थे, फैजी जो रहते थे वो किसके दरबार में रहते थे, फैजी। यहाँ पर दोस्तों फैजी ये अकबर के दरबार में रहते थे, ये आपके अबुल फजल का बड़ा भाई और अकबर के 9 रत्नों में से एक था। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है वो आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म था दोस्तों, इसकी शुरुआत जो किया वो किसने किया था। यहाँ पर देखिए 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अकबर जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत आपके 1582 में किया था दोस्तों। और अगर पूछे 1583 में क्या हुआ था, तो 1583 में दोस्तों दीन इलाही संवत की शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका दीन इलाही धर्म है तो आपका है क्या, दीन इलाही धर्म क्या है, तो दोस्तों इसमें सभी धर्म के तत्वों को समान महत्व दिया गया था, जिसमें हिंदू, इस्लाम धर्म आदि के तत्वों को प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस भूराजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है। टोडरमल प्रणाली कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपकी जप्ती प्रणाली, जप्ती प्रणाली को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है। दोस्तों जप्ती प्रणाली ये मुगल साम्राज्य अकबर के शासनकाल के दौरान राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई थी। और इस प्रणाली में होता क्या है कि भूमि की पैमाइश, खेतों की मूल वास्तविक पैदावार को अंक या राजस्व करके दरों को निर्धारित किया जाता था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे राजा टोडरमल को हटाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था। राजा टोडरमल को हटाने के कारण कौन सा विद्रोह हुआ, 64 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये हुआ था कच्छ का विद्रोह। पहली बार पढ़े हैं तो इसको नोट करिएगा दोस्तों, कच्छ का विद्रोह ये आपका हुआ था, ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल से चित्रकार था। उस्ताद मंसूर ये कई बार आपने पढ़ा भी होगा,
उस्ताद मंसूरी ये 17वीं सदी का मुगल चित्रकार है ना, दरबारी कलाकार था दोस्तों। यहां पर आंसर आपका भी हो जाएगा जहांगीर का शासनकाल के दौरान ये प्रसिद्ध हुआ था। और इस अवधि के दौरान उसने दोस्तों पौधों के लिए, जानवरों का आदि प्रकार के चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। चलिए, गाजी की उपाधि धारण किया दोस्तों, ये युद्ध हुआ था कौन सा दोस्तों, ये है आपका खानवा का युद्ध। याद रखिए खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च को। कब हुआ था? 16 मार्च को। कब? तो आप कहेंगे आपकी 1527 में। कब? 1527 में। ये आगरा से लगभग आप 35 किलोमीटर दूर जाएंगे दोस्तों, खानवा गांव पड़ता है। बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच ये लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और इस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कह सकते हैं जो राणा सांगा थी, इसकी सेना बहुत ही मजबूत थी। और दोस्तों एक प्रकार से जिहाद जैसे आप कह सकते हैं कि कहना पड़ा था, तब ये जीत पाई थी, नहीं तो राणा सांगा की सेना काफी मजबूत तरीके से हो गई थी। यहाँ पर दिया गया है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल शासक इनमें से कौन था। यहाँ पर आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था, किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा 1483। कब हुआ? 1483। और दोस्तों याद रखिए डेट भी अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे। चलिए हम आप लोगों से पूछ ले रहे हैं कि इसका जो जन्म हुआ था वो किस तारीख को हुआ था। कोई बता सकता है इसकी जो डेट है ना, कि कौन सी तारीख को हुआ था। यहां पर बताना है तारीख, डेट ना पता है तो अच्छी बात है, हम आपको बता देते। 14 फरवरी आपको मालूम है ना, याद हो तो 14 यहाँ लिखा है, 14 यहाँ लिखा है, और फरवरी महीना याद रखना है। तो याद रखिएगा 14 फरवरी 1483 को इसको जन्म हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये चगताई वंश के अंतर्गत आपका आता है। और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। यहाँ पर बताना है जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण दोस्तों शेर शाह सूरी ने, और ये कब आपके तो 1542 में करवाया था दोस्तों। और इस सड़क को एक नाम दिया जाता है, क्या, इसे नाम दिया जाता है सड़क ए आजम, या इसे बोल देते हैं बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है क्या, यहां पर मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं। चलिए हमने सोचा था कि किसी ने अभी जवाब नहीं दिया है, बड़ा प्यारा सा जवाब आ गया है कि ये सिलेबस में गायब है ना। मतलब अभी कंपटीशन के सिलेबस से ये तो नहीं बताया गया है कि नहीं यह सिलेबस से हटा दिया गया है। ये तो हम भी न्यूज पढ़े कि भैया इंटर जो आपका होगा, इंटर में अब मुगल साम्राज्य नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपकी कंपटीशन में तो नहीं बताया गया है। आप लोग मोदी जी और योगी जी के आगे आगे चलते रहते हो, है ना, उनकी धारणा के आगे चलते हो, तो बड़े महान आप काम करते हो। सोच रहे थे किसी ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया है। चलिए मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं दोस्तों। 70 का ऑप्शन देना है, और 70 का ऑप्शन जो आपका दिया है वो आपको हो जाएगा अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहां पर दफनाया गया था। चलिए दिया गया बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहां दफनाया गया था। अब ये बताइए मरने के बाद कोई अपनी इच्छा से अपना शव दफनवा सकता है क्या भाई। ऐसा होता था क्या भाई कि जो बाबर के समय में कोई मर जाता था या बाबर मर गए तो अपनी इच्छा अनुसार कहेंगे कि भैया हमको यहाँ पर दफनाना। मतलब ये जीते जी पहले से ही बता देते थे कि जब मैं मर जाऊं तब मेरा शव कहाँ पर दफनाना है, अपनी कब्र खुद बनवा लिया करते थे, ठीक है ना। तो याद रखिए 71 को ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, काबुल हो जाएगा, ठीक है। पहले बाबर की मृत्यु कब हुई थी आपकी 1530 में हुई थी आगरा में। तो पहले उसे आगरा में एक बाग पड़ता है आराम बाग, क्या है, पहले आराम बाग में उसे दफनाया गया, ठीक है, अस्थायी रूप से। बाद में बाबर को पुनः काबुल में दफनाया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से चला गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 72 नंबर में। जैसे अब भी नहीं होता है ना, अब भी होता है कि लोग मरने से पहले कहते हैं जब मैं मर जाऊं तो मेरे अंग अंग को आप दान कर सकते हैं, है ना, आंख को दान कर सकते हैं, फेफड़े को दान कर सकते हैं। अब ये मरने की सिचुएशन अलग होती है कि इस उद्देश्य से आप मर रहे हैं, ठीक है, वैसे पहले भी होता था। यहाँ पर देखिए किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भारत भागकर भारत से बाहर चला गया था। तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था, आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी, ये कन्नौज का युद्ध जिसे विलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। ये आपके 1540 में युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना था।
चलिए, कह रहा आपसे बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का जो शासक बना इनमें से कौन था 73 नंबर में। दोस्तों 73 की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, शेर शाह ने हुमायूं को हराकर किस युद्ध में गौड़ पर कब्जा कर लिया था? शेर शाह ने हुमायूं को हराकर किस युद्ध में गौड़ पर कब्जा किया? तो दोस्तों ये है आपका चौसा का युद्ध, जो कि आपका 1539 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? भैया मध्यकाल में देखा जाए तो तोप का इस्तेमाल जो किया वो आपके बाबर ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि भैया इससे पहले, है ना, बाबर ने इससे पहले तोप और बारूद का इस्तेमाल पानीपत के पहले युद्ध में किया था। याद रखिएगा कि तोप और बारूद का इस्तेमाल दोस्तों याद रखिएगा कि पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया गया था। और बाबर ने इस युद्ध में दोस्तों आधुनिक हथियार तोप और बारूद का इस्तेमाल किया, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे कि हुमायूं जो कि 1530 से लेकर 1540 तक किस वंश का शासक था? अब इसमें कहने वाली कोई बातें नहीं है कि भाई कौन सा है, तो आप जानते हैं कि आपका मुगल समय का था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो हुमायूं का जो जन्म हुआ दोस्तों याद रखिएगा 1508 में, ठीक है, 1508 में हुआ था काबुल में। इसके पिता बाबर जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, माता का नाम माहम बेगम था, ठीक है, और हुमायूं दूसरा मुगल शासक बना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मीर बख्शी मुगल साम्राज्य का प्रमुख होता था? मीर बख्शी मुगल साम्राज्य का प्रमुख होता था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सेना संगठन अर्थात सैनिकों के प्रमुख को मीर बख्शी के नाम से जानते थे, जो कि सेना के सभी पदों पर नियुक्तियां मीर बख्शी के द्वारा ही की जाती थी। साथ साथ में जो सैनिक के वेतन हो गए, प्रशिक्षण हो गए, घोड़े दागने की जिम्मेदारी, ये सब मीर बख्शी के द्वारा ही होता था। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, अकबर हो जाएगा। मतलब जो सती प्रथा है ये भारतीय समाज में हिंदुओं की एक अमानवीय प्रथा थी। इसमें विधवा पत्नी को पति की चिता के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था, और मुगल सम्राट अकबर ने इसका विरोध किया और इसे प्रतिबंधित कर दिया। और अकबर ने दास प्रथा आहना अंत किया, तीर्थ यात्रा की समाप्ति किया, जजिया करते मुक्ति दिलाई, मतलब बहुत ही महान कार्य किया यहाँ पर अकबर ने, इसीलिए अकबर का महान अकबर कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अकबर। अकबर दोस्तों पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दोस्तों ये माहौल इसका जो ऐसा था वो हिंदू का भी था और मुस्लिम से भी था, है ना। मतलब मध्यकालीन इतिहास में सबसे महान शासक के रूप में अपना नाम यहाँ पर दर्ज किया। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, 13 वर्ष की उम्र में मुगल सम्राट बन गया था, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? यहाँ पर जवाब देना है आपसे, कह रहा है कि अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया? यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है 81 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है आपके भैया बीरबल। कौन है यहाँ पर जो बीरबल है, ऑप्शन इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट अर्थात जो संरक्षक था कौन था? तो अकबर के आरंभिक समय में, है ना, मतलब जब अकबर 13 वर्ष की गद्दी पे बैठा था, तो दोस्तों उस समय 13 वर्ष बहुत ही कम अवस्था होती है। तो दोस्तों बैरम खां ने अपने बैरम खां ने अकबर का अपने पुत्र की भांति सेवा किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है वो बी यहाँ पर हो जाएगा, बैरम खां हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रथा को चलाया था? मनसबदारी प्रथा को जो चलाया दोस्तों किसने चलाया था? यहाँ पर जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, 83 में। तो दोस्तों ऑप्शन से हो जाएगा आपका अकबर हो जाएगा। अकबर ने इसकी शुरुआत की थी, जो कि मंगोलों की एक दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मतलब इस व्यवस्था की प्रेरणा जो हुई थी वो खलीफा अब्बास सईद से ली गई थी। चंगेज खां और तैमूर द्वारा बनाई गई ये प्रणाली आपकी थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? चलिए, अकबर की दूसरी राजधानी पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर देखो, अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर के राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था। मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका 80 नंबर इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का अर्थ क्या होता है? फतेहपुर सीकरी का अर्थ होता है विजय शहर या जीता हुआ शहर। याद रखिए, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि विजय शहर, है ना, या जीता हुआ शहर, ये अकबर की कौन सी राजधानी है, तो आप कहेंगे दूसरी राजधानी है जिसे फतेहपुर सीकरी कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे, अच्छा फिर क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य की राजधानी ये ज्यादा दिन तक रहा नहीं, क्योंकि पानी की कमी हो गई, पानी का संकट आ गया, इस कारण इसने अपनी राजधानी पुनः आगरा ले आया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया?
दोस्तों जजिया कर को जो समाप्त किया वो किसने किया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यहाँ पर अकबर हो जाएगा। और ये 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता की स्मारक भी कहा है? तो दोस्तों ये कहा था आपके विसेंट ने कहा था। यहाँ पर अकबर ने नए धर्म की शुरुआत की जिसे दीन इलाही नाम दिया गया था। धर्म में हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, सिख धर्मों की प्रमुख बातों का समावेश किया गया था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया था, है ना। और अंत में यह धर्म असफल हो गया था, यह धर्म असफल भी हो गया था दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अकबर किस वंश का शासक था? तो ये अकबर की अगर बात करें तो दोस्तों ये था आपका मुगल, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, मुगल सम्राट अकबर का विश्वासी सेनापति कौन था? सम्राट अकबर का विश्वासी सेनापति इनमें से दोस्तों ईमान सिंह था, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अकबर ने 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे पराजित किया? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे युद्ध में हेमू, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे, है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी, इसका राइट हो जाएगा। और इसमें अंतिम हिंदू शासक हेमू पराजित हो गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया? तो दोस्तों ये आपके जॉन निकोलस, याद रखिए कि 1857 में विद्रोह के उपरांत बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। दिल्ली के लाल किलों को ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांड जो थे वो जॉन निकोलस थे, उसने कब्जे में ले लिया, ठीक है ना। और इससे पहले लाल किला मुगल साम्राज्य शासकों का क्या निवास स्थान हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर 1857 के विद्रोह के बाद इससे क्या हो गया? अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा था? यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सर थॉमस रो। सर थॉमस रो 1616 में भारत आया था और ये ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था। ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊ 1739 में कौन ले गया? बताइए, तख्ते ताऊ जिसे हम लोग मयूर सिंहासन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर जो फारस का था, यहाँ पर नादिर शाह, फारस का था, नादिर शाह था दोस्तों। और इस युद्ध में नादिर शाह विजयी हुआ था, जो कि 1739 में लड़ा गया था। काफी मात्रा में सोना चांदी लूटा, शाहजहां का तख्ते ताऊ भी ले गया, कोई नूर हीरा भी अपने साथ ले गया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का अर्थ होता क्या है दोस्तों? तो होता है विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। और जहांगीर का जो शासन काल रहा है इसे चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर 1664। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी 1664 इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? 95 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर 80 हो जाएगा, बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। कृष्णदेव राय जो कि दक्षिण भारत में सबसे प्रतिभावान शासक हुआ करता था। ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इनाम भूमि इनमें से किसको सौंपा गया था? इनाम भूमि इनमें से किसको सौंपा गया था? दोस्तों 96 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा विद्वानों और धार्मिक व्यक्ति। विद्वानों और धार्मिक व्यक्ति यहाँ पर आंसर ये बनेगा। और दोस्तों याद रखिएगा, विद्वानों और धार्मिक अनुयायियों को दिए जाने वाले उपहार स्वरूप भूमि को ही इनाम भूमि कहते थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही मिलान करना है। आसफ खान अकबर, आदम खां अकबर, वैरम खां अकबर और शाइस्ता खां अकबर, यहाँ पर पूछा गया है, सही मेल बताइए। चलिए, तो दोस्तों बैरम खां अकबर ये बिल्कुल आपका सही दिया गया है ना। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी पूछा गया है। औरंगजेब का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था? चलिए यहाँ पर आइए, बताइए जल्दी से, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर औरंगजेब का उत्तराधिकारी जो 98 का ऑप्शन बनेगा वो डी हो जाएगा, मुअज्जम। क्या हो जाएगा? मुअज्जम दोस्तों इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, औरंगजेब की मृत्यु क्या दिया है? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी? 99 को ऑप्शन देना है दोस्तों, ये है आपका अहमदनगर। क्या? अहमदनगर इसका आंसर दोस्तों राइट हो जाएगा। ये 1682 में अपने पुत्र अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत गया, उसके बाद कभी वापस नहीं आ पाया था दोस्तों। इतिहासकार कहते हैं कि दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा 1498 में उतरा था।
तो ये बताइएगा वास्को डिगामा जो आया ये कब आया था। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा 100 में वो ऑप्शन डी कालीकट में आया था दोस्तों, कालीकट में आया था, कालीकट, ठीक है, बंदरगाह में, और बड़ी स्वागत किया गया था इसका, राजा जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूरजहां का असली नाम क्या था। चलिए यहां पर बताइएगा, कह रहा है कि नूरजहां का असली नाम इनमें से क्या है। चलिए यहां पर जवाब देना है, इसका जो आंसर आपका है यहां पर राइट इनमें से हो जाएगा क्या। चलिए तो देखिए यहां पर आपका जो 101 का ऑप्शन है वो आपका सी मेहरून निशा, क्या हो जाएगा, मेहरून निशा जो आपका आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा, मेहरून निशा इसका आंसर है राइट बनेगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है जहांगीर किसका पुत्र था। चलिए बताइए सब लोग, यहाँ पर दिया गया है जहांगीर जो पुत्र था वो किसका पुत्र था। यहाँ पर जो आंसर आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा कौन सा। 102 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिएगा अकबर इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे किस शासक का नाम युवराज खुर्रम था। किस शासक का नाम युवराज खुर्रम था दोस्तों, 103 को ऑप्शन देना है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 103 को ऑप्शन में से क्या बनेगा, तो दोस्तों ऑप्शन में से हो जाएगा ए नंबर शाहजहां हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो इनकी माता का नाम जोधाबाई, जिन्हें जगत गोसाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर का नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं, जिंदा पीर के नाम से, तो ये है दोस्तों आपके औरंगजेब, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है। कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अबुल फजल मुक्सलाकार फैजी कवि बीरबल वित्त मंत्रालय दिया गया है। तो दोस्तों बीरबल ये नवरत्नों में से एक था, परंतु वित्त मंत्री नहीं था, है ना, याद रखिएगा। टोडरमल अकबर के दरबार में वित्त मंत्री था। कौन है, टोडरमल जो था, टोडरमल ये अकबर के दरबार का वित्त मंत्रालय था, वित्त मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, औरंगजेब के द्वारा किसे आजीवन कैद कर लिया गया था। तो औरंगजेब के द्वारा दोस्तों यहाँ पर शाहजहां जो कि ऑप्शन यहाँ पर भी नंबर अपना राइट हो जाएगा, कि अपने पिता को उत्तराधिकार युद्ध में दौरान कैद करके आगरा के किले में रखा गया था, और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देवराय के युद्ध में निम्नलिखित में से किसे औरंगजेब ने पराजित किया था। देवराय के युद्ध है, देवरा का युद्ध आपका है, और इसमें दोस्तों यहाँ पर जो पराजित किया था, यहाँ पर आंसर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 107 को ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों दारा सिको, क्या हो जाएगा, दारा सिको इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा बाबर ने 1528 में चंदावर में किसको पराजित किया था। दोस्तों चंदावर में पराजित किया था आपके ऑप्शन डी मेदिनी राय को, किसे, मेदिनी राय को पराजित किया, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लगातार 4 युद्ध लड़े थे बाबर ने, और सभी युद्ध बाबर ने जीता था। यहाँ पर 1526, 1527, 1528, 1529, है ना, और इसके बाद 1530 में इसका अंत हो गया। तो भैया यहाँ पर देखो पहला युद्ध जो हुआ था 1526 में, ये पानीपत का युद्ध, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया और घर गया और मर गया, ये ट्रिक आपकी है। पा से पानी पिया, खा से खाना खाया, चा से चल दिया, घा से घर गया और लास्ट में क्या हो गया, मर गया। तो ये लगातार आपकी इसके युद्ध हैं दोस्तों, 1526, 1527, 1528, 1529। अब ये पूछ लेता है कि भैया जो पानीपत के युद्ध हुआ है पराजित हुआ इब्राहिम, खानवा के युद्ध में राणा सांगा, चंदेरी में दोस्तों मेदिनी राय, और घाघरा में महमूद लोधी, ठीक है। और यहाँ पर अगला पॉइंट आपका आ गया है मराठा साम्राज्य। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1818 में होलकर राजवंश ने के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। यहाँ पर जवाब देना है, आपका मराठा साम्राज्य आपका स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर दे सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1818 में होलकर राजवंश ने के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों याद रखिएगा होलकर राजवंश ने ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि किया था। याद रखिएगा महिदपुर में आपका हुआ था लड़ाई, और इसमें से आपकी ब्रिटिश के साथ समझौता हुआ। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था। चलिए प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था, इसको ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। टू की अगर बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अफजल खां मारा गया था। याद रखिएगा कि प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ था ये 10 नवंबर 1659 में हुआ था, 10 नवंबर 1659 में हुआ था, और इसमें से क्या था, अफजल खां मारा गया था। इसको ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी इनमें से कौन था। 3 को ऑप्शन देना है, और देखिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, याद रखिए इसे पाटिल कहते थे। क्या कहते थे, पाटिल। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ से 1-2 काम क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे कि मराठा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो याद रखिएगा गांव हुआ करती थी, ठीक है। जिसका प्रधान होता था उसे हम लोग पाटिल कहते थे, ठीक है ना।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उनकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। जब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं राजा राम की मृत्यु हो गई थी तो मुगलों के विरुद्ध युद्ध उनकी मतलब युद्ध जारी रहा था, किसके नेतृत्व में? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर ताराबाई, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा, ताराबाई बिल्कुल सही जवाब आया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ ये कब हुआ था? यहाँ पर जवाब देना है। और देखते हैं यहाँ पर 5 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 1674 में, याद रखिएगा 14 जून 1674 को शिवाजी का यहाँ पर कह सकते हैं कि राज्याभिषेक हुआ था। किसने कराया था? तो काशी के विद्वान थे कौन? गंगा भट्ट, उन्होंने करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण कराई। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किए थे। मतलब जो शिवाजी थे वो तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे, कहां से प्राप्त किए थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जवाब दीजिएगा। 6 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? तो दोस्तों याद रखिएगा पुर्तगालियों से। किसे? पुर्तगालियों से प्राप्त किए थे, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था? चलिए जय हिंद भाई, जय हिंद। देखो दिया गया है किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी संधि हुई थी दोस्तों, ये थी आपकी पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई और यहाँ पर शिवाजी के 23 किले मुगलों को सौंप दिए गए थे। शिवाजी का एक पुत्र था संभाजी, उसको भी मुगल सेवा में भेज दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कभी पूछे कितने किले तो आप कहेंगे 23 किले, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है चौथ क्या था? चौथ क्या था? 8 का ऑप्शन देना है, चौथ क्या था। चलिए चौथ शब्द ये आपसे पूछा गया है। औरंगजेब द्वारा तो होगा नहीं, यहाँ पर शिवाजी दिया गया है। ऑप्शन डी देखिए, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर चौथ कर होता था। दोस्तों इसका ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए एक शब्द और आपको मिलेगा दोस्तों, सरदेशमुखी, है ना। तो सरदेशमुखी 1/10 10वां भाग होता था, देश के वंशानुगत हुआ करता था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहते थे? पेशवा कौन हुआ करता था? तो दोस्तों पेशवा को कहते थे मुख्यमंत्री। याद रखिएगा कि जो भी संचालन होता था अष्टप्रधान नाम से 8 मंत्री थे, इनमें से जो आपका मुख्यमंत्री था इसे पेशवा। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किसने किया था? गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था? 10 का ऑप्शन देना है। 10 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके शिवाजी ने, ठीक है। शिवाजी यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाएगा जनक कौन है? अगर ये पूछे जनक, है ना, अगर पूछे गुरिल्ला पद्धति के जनक रूप में किसे जानते हैं तो मलिक अंबर को जाता है। किसको? मलिक अंबर, मलिक अंबर को जाना जाता है। लेकिन इसका प्रयोग जो किया वो शिवाजी ने किया था। इसका प्रयोग जो किया वो शिवाजी ने किया था। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन के आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सबसे सशक्त पेशवा कौन था? सबसे सशक्त पेशवा इनमें से कौन था 11 नंबर में? चलिए 11 के ऑप्शन देना है और 11 के ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बाजीराव प्रथम। यहाँ पर जो आंसर आपका बी नंबर आया है बिल्कुल सही है, बाजीराव प्रथम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देना है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर 12 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर 2 बार लूटा था, ठीक है ना। एक तो लूटा था आपका 1664 में, ठीक है, और दूसरी बार लूटा था 1670 में लूटा था। तो इसलिए याद रखिएगा 2 बार लूटा था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बाजीराव द्वितीय किस वंश का शासक था? बाजीराव जिसका समय पीरियड दिया गया है और 21 वंश का शासक था। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पेशवा, यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छत्रपति संभाजी किस वंश का शासक था? चलिए बताइएगा, छत्रपति संभाजी किस वंश का शासक था? तो आप कहेंगे मराठा का था। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? चलिए सिख संप्रदाय यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गुरु नानक का जो जन्म स्थान है इनमें से कौन है? 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर या तलवंडी। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि गुरु नानक का जन्म आपके तलवंडी में, ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और पूछे कब तो आप बताएंगे 1469 को इनका जन्म हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है तलवंडी, वर्तमान में पाकिस्तान में आपका है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा को खत्री कुल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर वही जो आपका नाम है तलवंडी, तलवंडी का आगे चलकर नाम हुआ क्या? ननकाना पड़ गया। क्या पड़ गया? ननकाना पड़ गया। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, नमस्ते भाई नमस्ते। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुरुमुखी लिपि की रचना 16वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में दूसरे सिख गुरु ने की थी। मतलब गुरुमुखी लिपि जो है इसकी
कह सकते हैं कि जो रचना किया है ना, इसकी जो रचना किया वो किसने किया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा गुरु अंगद, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गुरु अंगद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 वस्तुओं को पहनने की आज्ञा दी थी, इनमें से कौन इस 5 वस्तुओं में से एक नहीं है? दोस्तों इसे पंच ककार कहा जाता है। क्या बोलते थे? पंच ककार। और ये 5 चीजें रखने अनिवार्य है दोस्तों, यहाँ पर केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं किला, जो आपका भैया किला तो नहीं रख सकते ना, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी राइट हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5वें सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, जो सिख ग्रंथ का पहला आधिकारिक संस्करण था। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर में कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव दोस्तों थे आदि ग्रंथ का संकलन किया था, जो कि सिख धर्म का पहला आधिकारिक संस्करण यहाँ पर था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। तो किसने करवाया था हरमंदिर साहिब का निर्माण? ये है आपके गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये अमृतसर में पंजाब में स्थित आपका सबसे पवित्र तीर्थ स्थल आपका माना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है? सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर दिया गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है, 6 को ऑप्शन देना है। ये पड़ता है आपके नांदेड़, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, याद रखिएगा नांदेड़ आपका आंसर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। महाराष्ट्र में पड़ता है नांदेड़, ठीक है, महाराष्ट्र में आपका पड़ता है। तो इसका जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि सिख खालसा सेना के शासन के तहत बनाई गई थी। सिख खालसा सेना जो आपकी थी ये के शासन के तहत बनाई गई थी। तो दोस्तों खालसा ये आपके रणजीत सिंह, इसको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि सिख खालसा सेना रणजीत सिंह के शासन के समय जो कि 1799 में बनाई गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? चलिए बताइएगा, सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, ये किसके पुत्र थे? यहाँ पर 8 का ऑप्शन देना है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, क्योंकि 9वें नंबर के आपके थे, है ना। यहाँ पर गुरु, तो 10वें नंबर में कौन आ गया आपके? गुरु गोविंद सिंह हो गए, क्योंकि वंशानुक्रत हो गया था, इस कारण से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना किसने किया था? अभी हमने पढ़ाया था कि खालसा की स्थापना जो किया था वो आपके गोविंद सिंह ने किया था। इसका ऑप्शन जो आपका है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह को एक संत सिपाही भी कहते थे, गुरु गोविंद सिंह को संत सिपाही भी कहते थे। क्या बोलते थे? संत सिपाही किसे कहते थे? तो इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था, सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था, 10 को ऑप्शन देना है। 10 को ऑप्शन देना है, 10 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ये जो जफरनामा है इसका भी एक नाम था, इसका मतलब अर्थ होता है विजय पत्र। जफरनामा का अर्थ होता है विजय पत्र होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सिख गुरु जिसने गुरु नानक की आत्मकथा को लिखा था। यहाँ पर बताना है सिख गुरु जिसने गुरु नानक की आत्मकथा लिखी, गुरु नानक की आत्मकथा लिखी। यहाँ पर देखिए 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ गुरु अंगद देव इसका आंसर आपका है, राइट हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने 63 श्लोकों की रचना की, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्वतंत्र सिख राज्य का संस्थापक कौन था? स्वतंत्र सिख राज्य का संस्थापक कौन था? जिस स्पीड से पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से, हमारे हिसाब से स्पीड सही है, लेकिन फिर भी किसी को स्पीड कम लगती है तो बाद में अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो स्वतंत्र सिख राज्य का संस्थापक पूछा गया है। यहाँ पर 12वें नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका दोस्तों महाराणा रणजीत सिंह। कौन है? महाराणा रणजीत सिंह, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इस सिख राज्य को सरकार ए खालसा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए कि इस सिख राज्य को सरकार ए खालसा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं अकाल तख्त किसके द्वारा बनवाया गया था? बताइए अकाल तख्त किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर में, तो ऑप्शन है आपका नंबर गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद दोस्तों 5 तख्तों में सबसे पहला तख्त है, और इसे सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह ने न्याय संबंधी सांसारिक मामलों की विचार करने के लिए बनवाया था। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए 14 का ऑप्शन देना है। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा गुरु अंगद। यहाँ पर आंसर है आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी जो था वो गुरु नानक में कौन है? तो आपके गुरु अंगद था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला पॉइंट आपसे देखो दिया गया है यहाँ पर क्या, कि जो भी आपको अगर याद ना हो कि कौन सिख गुरु कब आए कब नहीं आए, तो
तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 10 यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब चीज आपको यहाँ पर डेट वाइज दी गई है, तो इसको अपना नोट कर सकते हैं, क्रम से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन दरगाह उसके संबंधित स्थान का सही मेल नहीं है। यहाँ पर दोस्तों भक्ति आंदोलन में हम लोग आ चुके हैं, है ना। भक्ति आंदोलन में पहला क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से कौन दरगाह उसके संबंधित स्थान का सही मेल नहीं खाता है। देखिए हाजी अली दरगाह जो कि आपके मुंबई में है, ठीक है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती जो कि आपके अजमेर में है, मतलब ये भी सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आगरा में नहीं है भाई, है ना। ये आगरा में नहीं है तो है कहाँ पड़ता है, ये दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली में, है ना। एक मूवी थी आपने देखा होगा, एक मूवी आई थी, कौन सी भाई, वो सलमान खान की थी, है ना। सलमान खान की थी, इसी दरगाह में वो बच्ची आई थी जो गूंगी थी, है ना, खो गई थी। यहाँ पर आंसर जो आपका सी नंबर है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है किस शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे किस शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 2 को ऑप्शन देना है और 2 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों यहाँ पर बी नंबर है, याद रखिए 7वीं शताब्दी। मतलब ये कह सकते हैं कि नयनार और अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब, तो 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शुरू की गई थी। लेकिन कालांतर मतलब समय अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत उत्तर भारत में हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 7वीं में स्टार्टिंग हो गई थी दक्षिण भारत में, लेकिन उत्तर भारत में आते आते समय लग गया 14 से 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत में यहाँ पर आ आई थी। यहाँ पर दिया गया है सूरदास ने अपनी रचनाओं में से किस भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्रज भाषा इसका आंसर जो आपका इसी नंबर है राइट हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे और भक्तिकालीन में महाकवि महात्मा सूरदास अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग ही किया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे मानते हैं। चलिए बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। 4 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिए चैतन्य महाप्रभु एक पवित्र हिंदू भिक्षु और समाज सुधारक थे, और यहाँ पर जो आंसर आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, और ईश्वर की आराधना श्री कृष्ण के रूप में करते थे। यहाँ पर दिया गया है संत रामानंद किस शाखा से संबंधित है। संत रामानंद किस शाखा से संबंधित थे। 5 को ऑप्शन देना है। दोस्तों रामानंद जो आपके थे वो आपके क्या राम मार्गी थे, क्या थे राम मार्गी थे। मतलब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कबीर के गुरु का नाम था संत रामानंद, कबीर के गुरु का नाम था क्या रामानंद था, जो भक्तिकालीन कवि थे और धार्मिक अनेकता में विरोधी। यहाँ पर राम मार्गी ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे विख्यात संत वल्लभाचार्य निम्नलिखित में से किस शाखा संबंधित थे। विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबंधित थे। यहाँ पर 6 को ऑप्शन देना है, और 6 की अगर बात करें दोस्तों तो कृष्णाश्रयी जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर पूछे संत वल्लभाचार्य ये सूरदास के गुरु थे, ठीक है। जो वल्लभाचार्य थे ये सूरदास के गुरु भी थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर बताइए कौन सा क्रम आपका सही दिया गया है दोस्तों। सही क्रम की अगर बात करें तो समय आपको पता होना चाहिए, समय कौन सा है दोस्तों। इसका पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ये आपके 1200 कितने में 1200 आपकी 36 में, ठीक है 1236। यहाँ पर कबीर जो आपके हैं 1440 में, 1440, ठीक है। यहाँ पर मीराबाई जो आपकी हैं वो आपके कितने में, तो 1498, ठीक है 1498 में। और तुलसीदास जो आपके हैं वो आपके 1532 में, कितने 1532 में। तो इस क्रम में पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत के साथ संबंधित है। सूफी संत के साथ संबंधित शब्द का है खानकाह। खानकाह दोस्तों ये सूफी संत से संबंधित आपका है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पहलू दोनों भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में सामान्य नहीं है। कौन सा पहलू दोनों भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में सामान्य नहीं है। 9 का ऑप्शन देना है दोस्तों। मूर्तियों की पूजा, मतलब भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में ईश्वर के निजी प्रेम, रहस्यवाद, पवित्र मंदिर, तीर्थ यात्रा सामान्य लक्षण है, जबकि मूर्तियों की पूजा ये आंदोलन से सामान्य नहीं खाती है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था। चलिए महाराष्ट्र का सबसे महान कवि पूछा गया है, और यहाँ पर आंसर आपका जो राइट बनेगा 10 नंबर में वो आपका हो जाएगा तुकाराम दोस्तों। तुकाराम यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, संत तुकाराम हो जाएगा, है ना। इनका जन्म पुणे जिला में हुआ था, देहू नामक गाँव में हुआ था। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कैराब से सिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे। प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे। तो दोस्तों ये है आपके कौन, तो ऑप्शन सी आपकी मीराबाई थी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? 12 का ऑप्शन देना है। और दोस्तों 12 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा रामानुज। क्या हो जाएगा? रामानुज यहाँ पर आंसर जो आपका राइट हो जाएगा। ये महान वैष्णव आपके संप्रदाय से थे। तमिलनाडु राज्य के पेराम्बूर में इनका जन्म हुआ था, है ना। और ईश्वर में बहुत विश्वास करते थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इनकी एक सीरियल भी आया है, सीरियल भी आप लोगों ने देखा होगा रामानुज का। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह सूफी संत जिसने बताया था कि भक्ति संगीत के माध्यम से भगवान के पास जाने का एकमात्र तरीका है। मतलब कह रहे हैं संगीत के माध्यम से ही आप भगवान के पास जा सकते हैं। ये आपके शब्द को जो कहा था वो आपके बाबा फरीद ने कहा था। किसने कहा था? बाबा फरीद ने कहा था कि भक्ति जो है ये संगीत को ईश्वर के पास जाने का एकमात्र तरीका है। और इनका निवास स्थान पंजाब के अजोधर में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे सूफी परंपरा में पीर का मतलब क्या होता है? सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या होता है? दोस्तों पीर का अर्थ होता है सूफियों के गुरु। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सूफी परंपरा में पीर का अर्थ होता है गुरु तथा शिष्य को मुरीद कहा जाता था। सूफी दर्शन केवल ईश्वर में ही विश्वास करता था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए? चलिए श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में जो 4 मठ थे किसके द्वारा स्थापित किए गए? देखिए 15 का ऑप्शन आ गया है जवाब। यहाँ पर आदि शंकराचार्य जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये चारों ही दिशाओं में आपके कह सकते हैं ये आपके थे, ठीक है। शंकराचार्य की अगर बात करते हैं तो ये अद्वैतवाद कहा जाता है, इनके मत को अद्वैतवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित दार्शनिकों को उनके दर्शन समूहों से गलत जोड़ा ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए शंकराचार्य आपके अद्वैतवाद से जुड़े हैं, सही है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत से आपसे जुड़े हैं। चारवाक आपके लोकायतन से हैं। चैतन्य महाप्रभु दिया है विशिष्ट। तो चैतन्य स्वामी के दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत भेदाभाव के नाम से जाना जाता है। जो चैतन्य आपके थे वो आपके भेदाभाव, अचिंत भेदाभाव, यहाँ पर क्या होगा? अचिंत भेदाभाव, अचिंत भेदाभाव, ये इनका सिद्धांत था। तो इस कारण गलती ऑप्शन सी में है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और क्वेश्चन आपके सामने दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1875 में। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य था कि जो साहूकार थे तो साहूकारों के कब्जों वाली जैसे बांड, डिब्री या अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना और उनको नष्ट करना, इस कारण से हुआ था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक था? संथाल विद्रोह नाम आपने सुना होगा। और संथाल विद्रोह नेताओं में से ये नाम है सिद्धू मांझी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। सिद्धू मांझी ये संथाल विद्रोह नेताओं में से एक थे। इन्होंने क्या किया था? 1855 में अंग्रेजों तथा जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ रंगून निर्वासित कर दिया? तो दोस्तों यहाँ पर युद्ध हुआ था 1857 का। कौन हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ और इसमें से रंगून निर्वासित कर दिया था बहादुर शाह जफर जो द्वितीय था आपका, है ना। यहाँ पर एक शब्द इनके लिए कहा गया है, बहादुर शाह की कब्र पर लिखा भी है। बहादुर शाह की कब्र पे लिखा है कि जफर इतना बदनसीब था कि अपने देश की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई है। इसके कह सकते हैं कब्र पर भी लिखा है कि जफर इतना बदनसीब था कि अपने देश की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। यहाँ पर दोस्तों अगला शब्द आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था? यहाँ पर जवाब देना है कि किस वर्ष में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों 1947 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? कॉर्नवालिस कोड जो लागू किया गया, कब लागू किया गया था? दोस्तों 1793 में कॉर्नवालिस ये आपका कोड लागू किया गया था। इसे बंगाल प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? चलिए कौन सा कथन सही दिया गया है? तो दिया है 1793 में कॉर्नवालिस कोड नियम लागू हुआ। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया, है ना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1870 में किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? दोस्तों यहाँ पर ये दरबार का आयोजन किया था यहाँ पर लॉर्ड लिटन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, लॉर्ड रिटन। और ये 1870 में लॉर्ड रिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किया था। और इसी समय विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। तो केसर हिंद की उपाधि 1870 में दी गई थी दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रथम महालेखाकार का कार्यकाल किस वर्ष स्थापित किया गया? भारत में प्रथम महालेखाकार का कार्यकाल किस वर्ष स्थापित किया गया था?
8 का ऑप्शन देना है दोस्तों, और 8 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है 1858। क्या हो जाएगा? 1858 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। मतलब जिस वर्ष अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण संभाला तो भारत में पहले महालेखा कार्य का स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था। यहाँ पर 9 का ऑप्शन दोस्तों अंबिका नाथ टैगोर। अमरिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को 1905 में एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। तो ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? चलिए सन वाला कोई भी क्वेश्चन होता है उसको याद करने का तरीका होता है भाई, जब तक जितना ज़्यादा लिखेंगे और एक सीक्वेंस से लिखेंगे तभी आपकी ईस्वी वगैरह याद हो पाती हैं। देखिए महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की? यहाँ पर 10 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ये हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सी स्मारक बनाया गया? तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों याद रखिए गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो आंसर डी नंबर आपका दिया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ये 1924 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए बनवाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी? किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या किया था दोस्तों? यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? चलिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई वो कब हुई थी कलकत्ता में? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आपका 1773 यह आपका एक्ट आया था, इसका ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई कहाँ से थे? स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई कहाँ से थे? 14 का ऑप्शन देना है और जवाब हो जाएगा आपका ये नंबर उड़ीसा से थे। कहाँ से? उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था और इनका जो घर है पैतृक घर वो आपके संबलपुर जिले में उड़ीसा के खिंडा में पड़ता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? बताइएगा कि अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन से हो जाएगा आपका 1932। क्या हो जाएगा? 1932 इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? बताइएगा कि कौन सा विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा भिकाजी कामा दोस्तों। ऑप्शन सी भिकाजी कामा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो भिकाजी जो है भिकाजी कामा को क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है, इनको क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक नेता था जिसने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? यहाँ पर दोस्तों दे सकते हैं कि उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के विरोध विद्रोह का नेतृत्व किया, ये थी आपकी कौन? रानी गैडिनल्यू। रानी गैडिनल्यू एक नागा आध्यात्मिक नेता थी जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि जो दिया था, इनको जो रानी की उपाधि लगी है वो आपकी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पंडित मदन मोहन मालवीय को के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो जाता है वो किसे जाता है? यहाँ पर जो आंसर आपका है दोस्तों याद रखिए सत्यमेव जयते, मतलब 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि सत्यमेव जयते के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। मालवीय जी जो आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव इनमें से कौन थे? तो दोस्तों आपके एनजी रंगा आपने नाम सुना होगा, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, एनजी रंगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान कीजिएगा। चलिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल की क्रांतिकारी की पहचान करना है दोस्तों, इनका नाम है खुदीराम बोस। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है मेदिनीपुर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र में शहीद होने वालों में इन्हीं का नाम है दोस्तों, याद रखिए, खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना किया था? तो जर्मनी के सहयोग से दोस्तों ये आपके थे बाघा जनित। बाघा जनित ने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था?
सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों ये थे झांसी की रानी रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट, इसका ऑप्शन यहाँ पर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र का हस्ताक्षर किए थे? मणिपुर के किस राजा ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों इनका नाम है बोधचंद सिंह, बोधचंद सिंह, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने मुख्य रूप से किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? किसान संघर्ष का नेतृत्व जो किया था वो आपके अवध में किया था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, अवध हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया और इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, ये आपका 1961 में से एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पुणे में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी? हिंदू विधवा गृह की स्थापना जो किया था ये आपके धोंडो केशव कर्वे, का नाम है धोंडो केशव कर्वे ने 1896 में पुणे में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना किया। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म अनुबंध लिखा, जो ब्रह्म समाज के मत का एक बयान था? इसके सदस्यों के कर्तव्यों और दायित्वों की एक सूची बनाई है। दोस्तों ये बनाया था आपकी किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो वाचा लिखी और 1863 में उन्होंने शांति निकेतन का जो निवास स्थान है इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत ने वर्ष 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति की थी? चलिए बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति की? कब पूछ रहा है? 1947 की बात पूछ रहा है। तो उसी 1947 में थे आपके जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी, इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान ने पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप में सुलझाने पर सहमत हुए थे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका 29 का ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा शिमला समझौता। ये समझौता हुआ था शिमला समझौता। ये आपके 1972 में भारत की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शिमला समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा किस वर्ष की थी? लाहौर की बस यात्रा दोस्तों ये किया था आपकी 1999 में। ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी। अवध किसान सभा की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? 31 को ऑप्शन देना है। तो 31 को ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा 1920। क्या हो जाएगा? 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1987 में चौधरी देवीलाल ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इन्होंने किया था न्याय युद्ध। क्या किया था? न्याय युद्ध, अर्थात न्याय के लिए संघर्ष। आंदोलन का नेतृत्व चौधरी देवीलाल ने 1987 में किया था। उन्होंने लोक दल पार्टी की स्थापना की। किसने? तो चौधरी देवीलाल ने लोक दल पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया? तो आपकी 1960 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्या हुआ था? बॉम्बे राज्य को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो गुजरात था, ठीक है, एक तो गुजरात था और दूसरा कौन था? महाराष्ट्र। ठीक है, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात हुआ था और महाराष्ट्र में मराठी भाषा आबादी में यहाँ पर महाराष्ट्र हुआ था और इस भाषाई आधार पर भंग कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद आकाश जी। यहाँ पर देखो दिया है पत्थर घाट विद्रोह किससे संबंधित है? क्या दिया गया है? पत्थर घाट विद्रोह किससे संबंधित है? 34 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर जो पत्थर घाट विद्रोह है ये है आपके दोस्तों याद रखिए किसानों का विद्रोह। पत्थर घाट विद्रोह है ये आपके किसानों का विद्रोह है। याद रखिए पत्थर घाट ये असम में हुआ था। कहाँ पर है? असम से जुड़ा हुआ है और आपके 1894 में अंग्रेजों की एक नीति के खिलाफ था। इसको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि 1868 से लेके 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे? चलिए 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब इनमें से कौन थे? बताइए। यहाँ पर 35 को ऑप्शन देना है। 35 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 35 को ऑप्शन हो जाए आपका शाहजहां बेगम। याद रखिए भोपाल के नवाब जिन्होंने शासन किया था नवाब सिकंदर बेगम, बेगम सुल्तान शाहजहां और इनमें से अच्छा सबसे पहले पूछा है तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा क्योंकि समय पीरियड यहाँ पर आपसे पूछा है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है
फोर्ट सेंट लुइस एक किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पौंडीचेरी में स्थित था। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 36 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा कि फोर्ट सेंट लुइस एक फ्रेंच किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में स्थित था। दोस्तों ये 1701 के आसपास कह सकते हैं मार्टिन द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हैदराबाद राज्य का जो विलय हुआ वो कौन से ऑपरेशन, ये ऑपरेशन कौन था, तो ऑपरेशन पोलो इसका नाम था। इसको ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्यवाही द्वारा भारतीय राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था। बताइए भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था। यह आपका है ऑप्शन बी मणिपुर में। कहाँ पर है, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1832 में दामिन एको के रूप में सीमांकित भूमि के एक बड़े क्षेत्र को की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। यहाँ पर 39 को ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा संथाल। क्या हो जाएगा, संथाल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों के रूप में आपके हैं। यहाँ पर याद रखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। अगला दिया गया है सही मिलान करना है, नीचे कोट आपको दिए गए हैं, यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भैया देखिए ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय है ना, राजा राम मोहन राय ये आपके बंगाल से थे। तो यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय ये आपके ब्रह्म समाज से संबंधित थे बंगाल में, ठीक है, या दो हो जाएगा। वेद समाज आपके श्री धरलू नायडू के द्वारा मद्रास में, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। आर्य समाज की अगर बात करें दयानंद सरस्वती जो कि बम्बई से संबंधित थे, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। प्रार्थना समाज की जो प्रवर्तक है वो आत्माराम पांडुरंग थे जो कि आपके बम्बई से थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा वो, यहाँ पर आपका बम्बई 2 जगह है, तो इसमें से क्या है अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन दिया हो उसके अनुसार आप लोग सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं ऑप्शन दिया होगा यहाँ पर देखो दिया गया है 2 3 1 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा यार, राइट, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था। यहाँ पर जवाब देना है किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया, 42 को ऑप्शन देना है। और यहाँ पर देखिए नाम है इनका J.A. हिक्की, क्या है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था। द बंगाल गजट भारत का प्रथम अखबार था दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि करो या मरो का नारा प्रसिद्ध था और ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। यहाँ पर 43 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि करो या मरो का नारा जो दिया